बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम अपने सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली है एडीएएसएफ के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। स्पेसिफिकली इसके लिए है और जनरली जो है वो तमाम सीटें जो भी आती हैं जनरल नॉलेज बेस की, वन पेपर एमसीक्यू की, उनमें आपको पता है कि 4 से 5 जो सब्जेक्ट हैं वो चूज किए जाते हैं। कमीशन जिनको चूज करता है कि इनमें से पेपर लिया जाएगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हम सिलेबस देख लें कि एडीएएसएफ का सिलेबस में क्या कहा गया है कि कहाँ से पेपर आना है। तो पार्ट 1 इंग्लिश, ये देखिए पार्ट 1 इंग्लिश 20 मार्क है और उसको आगे जो है फर्दर एलेबोरेट भी किया हुआ है कि वोकेबलरी आ सकती है, ग्रामर का यूजेज आ सकता है और सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग आ सकती है। ये जब हम स्टार्ट करेंगे इसको इंग्लिश को पढ़ने को, तो हम इन सारे पोर्शंस को कंसीडर करते हुए जो कोर्स है उसको कवर करेंगे। तो 20 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश के आने हैं। उसके बाद जी 20 मार्क्स की मैथ आनी है। मैथ में भी उसने हमें बता दिया कि अलजबरा में से पूछा जाएगा, रेशो में से, परसेंटेज में से और अरिथमेटिक मीन में से। इजी मैथ होता है। हम में से कुछ स्टूडेंट डरते हैं मैथमेटिक्स से, क्योंकि जो है डर क्या है, एक बारीक सी लकीर है एक तरफ, जिसको सिर्फ आपने अबूर करके दूसरी तरफ चले जाना है। लेकिन जब तक उस लकीर के आप एक तरफ खड़े हैं तो वो आपको पहाड़ जैसी नजर आएगी या नजर आएगा आगे समुंदर ही है, मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन अब जब चीजों को करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है यार ये तो मसला ही कोई नहीं था। तो आप जब करेंगे मैथमेटिक्स, जिनकी अच्छी कमांड है वो तो ठीक है, वेल एंड गुड। जिनकी नहीं भी है तो वो देखेंगे कि मैथमेटिक्स जो है कोई इतना हार्ड साइंस नहीं है। और जो एफपीएससी खासकर पूछता है कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उन्होंने तो कोर्स भी दिया हुआ है, इजीली हो जाता है। उसके बाद 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में वो खुद स्पेसिफाई कर रहा है कि इशू एंड चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 सालों के जो है नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल से मुराद पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज, और इंटरनेशनल से मुराद जो बैनुल अक़वामी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इश्यूज हो रहे हैं 2 सालों के, 2021 और 2022 के। क्योंकि ये सीटें अब अनाउंस हुई हैं, इनका जो टेस्ट है एडीएएसएफ का 3 से 4 महीने बाद होगा। तो तब तक 2022 खत्म हो गया होगा, तो 2 साल ही बनेंगे, 2021 और 2022। उसके बाद जी ये हो गए 60 नंबर। उसके बाद देखिएगा पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज का बेसिक लेवल का नॉलेज 20 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस पोर्शन में 2 सब्जेक्ट हैं, एक पाकिस्तान अफेयर 10 नंबर का उसमें से आएगा और इस्लामिक स्टडीज इस्लामियात 10 नंबर का इसके अंदर से आएगा। और ये सब्जेक्ट बड़े इजी होते हैं, 20 में से 18 नंबर इसके अंदर आराम से लिए जा सकते हैं अगर आप इनको जो है वो प्रॉपरली कवर कर लें। क्योंकि ये ऐसे जैसे करंट अफेयर है ना, वो तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, डेट्स हैं, ऐसे चीजें हैं जो आपको भूल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज ऐसी चीजें हैं जो स्टैटिक नॉलेज है, जो बुकिश नॉलेज है, जिसको आप एक दफा पढ़ लेते हैं और या डिफरेंट टेस्ट की तैयारी करते हैं, अगली दफा पढ़ते हैं तब भी वही है, आपकी बेस मजबूत से मजबूत होती जानी है। बट करंट अफेयर ये है कि हर चेंज होते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, फिर आगे जाते हैं और चेंज हो जाते हैं, 2 महीने बाद और चेंज हो जाते हैं। ऐसा सब्जेक्ट में थोड़ा सा जो है वेरिएशन आ सकती है। इंग्लिश है, बहुत ब्रॉड है। अब वोकेबलरी समटाइम इतनी टफ आ जाती है कि जो हैंडल नहीं होती आम बंदे से। और पेपर मुश्किल हो तो वो सबके लिए ही मुश्किल होता है। अगर वोकेबलरी पोर्शन वो मुश्किल डाल देता है तो सबके लिए ही मुश्किल होगा वो, इसमें भी घबराने की वैसे बात तो नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि ये 20 मार्क्स पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज, इसमें से अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। और 20 मार्क्स का जी सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है। अब ये ऊपर वाले जो 4 पोर्शन है ये हर सीट के लिए सेम है। आपने चाहे एमओडी में अप्लाई किया है, आपने चाहे एफआईए में अप्लाई किया है, आपने चाहे आईबी में अप्लाई किया है, आपने चाहे और किसी डिपार्टमेंट की एडी की सीट पे या इंस्पेक्टर की सीट पे अप्लाई किया है,
ये ऊपर वाले 80 नंबर जो हैं सेम ही रहने हैं, ठीक है। जो है आप अप्लाई करते रहेंगे, डिफरेंट सीटें आती रहेंगी, एडीएएसएफ की आ गई हैं अभी, आईबी और एफआईए की आने वाली हैं, तो उनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, उनकी तैयारी भी आपकी इसके थ्रू होती जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद बस एक पार्ट यहाँ पे ऐसा है जो सिर्फ इस टेस्ट के लिए है, और आपको इसी के लिए इसकी तैयारी करनी होती है, और उसके बाद इसको चाहे आप भूल जाएं। वो है जी सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। 20 मार्क्स का ये पोर्शन आता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम सर्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये जब आपका टेस्ट की डेट अनाउंस होती है उससे पहले आपने इसका एक्ट पढ़ लेना होता है। एएसएफ का एक एक्ट है 1975 का, और कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे, सीसीटीवी कैमरास क्या होते हैं, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो होता है उसमें डिफरेंट टायर्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, ये दो चीजें होती हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू। 20 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, इसमें भी 16 नंबर 18 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। जस्ट जब आपको पता चलता है कि रोल नंबर स्लिप आ गई है, एक हफ्ता रह गया है, एक हफ्ते में पहले इस 10-12 पेज होते हैं, ये सिर्फ एक दफा पहले पढ़ लें, और उसके बाद इसको जो है एग्जाम से पिछले दिन दोबारा एक दफा पढ़ लें, तो आपका ये भी कवर हो जाता है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग एफआईए में अप्लाई करते हैं वहां पे एफआईए का एक्ट आ जाता है, ठीक है, और वहां 20 मार्क्स का वो आपको तैयार करना पड़ जाता है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जस्ट लाइक आईबी, उसमें एक्ट होता ही नहीं, बाकी पोर्शंस को ज्यादा वेटेज दे दी जाती है, या एवरीडे साइंस बीच में डाल दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट बचे तैयारी करने के लिए, हमारा ये जो 2 मंथ का स्टडी प्लान होगा उसमें हमारे पास 6 चीजें आई। 50 मार्क्स हम पहले मंथ में उसमें से स्टडी कर लेंगे, और 50 मार्क्स का जो पोर्शन होगा वो हम सेकंड मंथ के अंदर उसको स्टडी कर लेंगे। पहले मंथ में जो हम स्टडी करेंगे 50 मार्क्स का पोर्शन, उसमें पाकिस्तान अफेयर से हम स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर की ये आनी है आपके एडीएएसएफ के पेपर में। 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। और फिर हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, 20 मार्क्स की ये आनी है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स को जल्दी स्टार्ट कर लेना भी बेहतर होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती हैं। यही नहीं है कि मैं सिर्फ आपको लेक्चर दे दूंगा तो वो आपको अजबर हो जाएंगी, कुछ चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। वो हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस वगैरह को डील करेंगे, ग्रुप में आप लोग डिस्कशन भी करेंगे। मैं आप लोगों को जो कुछ उसमें ऐड कर दूंगा, एक ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में। एक तो एडमिन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है ना जिसमें ऑलरेडी आप ऐड हैं, तो एक ग्रुप होगा डिस्कशन, उधर आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, जो या जो मैं आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दूंगा उसके बारे में आप वहां पे आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड मंथ में सिमिलरली हम करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का आना है, इस्लामिया 10 की आनी है, और एएसएफ का एक्ट जो है वो 20 मार्क्स का आना है। तो 50 मार्क्स का जो पोर्शन है उसको हम सेकेंड मंथ के अंदर अपना कवर कर लेंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम स्टार्ट जो लेंगे वो पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट लेंगे। स्टडी की रूटीन आप देख लीजिए कि किस तरह से हमारी रहेगी। हमारी 5 डे क्लासेस होती हैं वीक में, और इसमें जो है 2 ऑफ होते हैं, 2 दिन ऑफ होता है, एक संडे लाजमी ऑफ होता है, और एक दिन मैं खुद बता देता हूँ वीक में अकॉर्डिंग टू माय ऑफिशियल असाइनमेंट्स, या जो है फैमिली जो है को देखते हुए मामलात को, कि कोई बिजी दिन है तो मैं वो शाम में ही पहले बता देता हूँ कि आज जो है वो लेक्चर नहीं होगा, वो अनअनाउंस दिन होता है। और संडे तो कंफर्म हमारा ऑफ होता है। जो मैं आप लोग को लेक्चर दूंगा, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान अफेयर को स्टार्ट कर लेंगे, और जब इसके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, लेक्चर वेरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर के 8 लेक्चर होते हैं, जो मैथ है उसके 5 लेक्चर हैं, ठीक है। इस्लामियात है उसके भी 5 है। कुछ सब्जेक्ट के ज्यादा लेक्चर हैं, कुछ के कम लेक्चर हैं। पाकिस्तान अफेयर के जब 8 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर का मैं एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। टेस्ट कैसे लेना है वो जिस दिन टेस्ट होगा मैं आप लोगों को उसका तरीकाकार बता दूंगा। आप लोग जो है वो पाकिस्तान अफेयर का टेस्ट दे देंगे, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे।
जो फॉर एग्जांपल हम मैथ स्टार्ट करते हैं या इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, हम सेकंड सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। डेली बेसिस पे मैं आपको एक 1 मार्क्ड पास पेपर प्रोवाइड करूंगा, जो कि ओरिजिनल पेपर होते हैं पिछले सालों के। आप लोग इससे हाव-नाव भी होगी, जैसे एफपीएससी की बुक है इम्तियाज शाहिद की, रिकमेंडेड बुक है कि पढ़नी चाहिए, उसमें ऑलमोस्ट 200 के करीब पेपर होते हैं पास। तो इनके पास खासकर डेटा बैंक होता है अपना एक, जो एफपीएससी होता है पेपर बनाते वक़्त, वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। इम्तियाज शाहिद अगर आपने बुक पढ़ी हो तो हम ऐसा करेंगे, डेली बेसिस पे उसका एक पेपर पढ़ा करेंगे। या वो पेपर पढ़ लिया करेंगे, या मैं आपको कुछ 100 या 200 एमसीक्यू असाइन कर दिया करूँगा, वो आप लोग जो है उसको स्टडी कर लिया करेंगे। और वो जो हमने पेपर या मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा, उसका भी आपका वीकेंड के ऊपर एक टेस्ट हो जाया करेगा। मतलब हमारा वीक में 2 टेस्ट हो सकते हैं और 5 लेक्चर हो सकते हैं। इस तरतीब के साथ जो है हम अपनी स्टडी को आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? अच्छा, ये 2 लोग हैं एस गैलेक्सी और S435, आप ना अपना नाम से कर लें, क्योंकि कुछ खतरनाक से असूल बताता जाऊँ। आप लोगों के लिए क्लासेस लेना मैंडेटरी है। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं हमारी वो मैंडेटरी हैं। जो बंदा 3 एब्सेंटी करेगा, उसको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूँगा। जो बंदा, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूँगा, फॉर एग्जांपल पहली असाइनमेंट आपकी होगी पाकिस्तान का मैप बनाना है। हमारा लेक्चर भी उसी के ऊपर है। आप पहली नहीं जमा कराते, दूसरी नहीं जमा असाइनमेंट कराते, तीसरी नहीं कराते, उस बंदे को भी मैं रिमूव कर दूँगा। और कई इधर मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं, उनको पता है कि ये मैं करता भी होता हूँ, सिर्फ कहता नहीं हूँ। जो बंदा टेस्ट नहीं देगा, उसको भी रिमूव कर दूँगा। अब घबराना इस हिसाब से नहीं है कि ज़िंदगी में खुशी-गम आते रहते हैं। एक बंदा है, उसका कोई मसला मसाइल है, कहीं शादी में जाना है, 2-3 दिन की छुट्टी है, या कोई खुशी-गमी आ गई है, उसका मामला था, तबीयत खराब हो गई है, गेस्ट आ गए हैं, आप मुझे एक मैसेज कर दें इनबॉक्स में, वो आपकी छुट्टी कंसीडर नहीं होगी कि सर आज जो है मेरा ऑफ होगा ड्यू टू फलाँ रीज़न, वो आपका जो है कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मेरे साथ चलना है ये 2 महीने, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफ़िनेटली आप में से 3-4 लोग रिमूव होंगे। अब मुझे नहीं पता वो आप में से कौन होंगे। वो ही होंगे जो स्टडी को सीरियस लेके नहीं चलेंगे। बस उन्होंने कहा कि फ़ीस भर दी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस इसी तरह निज़ाम। ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली के जो हैं लेक्चर है जैसे 1 घंटे का, वो साथ में जो असाइनमेंट या चीज़ देता हूँ, 1 घंटा उस पे लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपको दिन में कम से कम 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है? और मेरा ख़्याल है कि आप लोग निकालेंगे। आप लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इसलिए अपना नाम आप, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया आपकी अटेंडेंस का, तो अपना नाम आप ओरिजिनल के साथ हुआ करें, ताकि आपकी एब्सेंटी काउंट ना हो जाए। जैसा कि ये एस गैलेक्सी है और S453291 है। काइंडली अगर आप, एक दफ़ा मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ी देर बाद दोबारा मैं लेता होता हूँ, ताकि नेटवर्क की वजह से अगर कोई पहले स्क्रीनशॉट में नहीं था तो सेकंड में आ जाए। तो आप लोग अपने नाम से कर लें। नाम पे करने का तरीकाकार ये है कि जहाँ पे पार्टिसिपेंट लिखा होता है वहाँ पे क्लिक करें, अपना जहाँ पे आपको शो हो रहा है उसके ऊपर जाएँ, क्लिक करें, वहाँ पे चेंज नेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना ओरिजिनल नाम कर सकते हैं। तो जी हम शुरुआत करते हैं प्यारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका मैं आपको स्केड्यूल बता दूँ कि हमारे पाकिस्तान अफेयर पे 8 लेक्चर होंगे टोटल। इसमें 2 लेक्चर हमारे होंगे पाकिस्तान की ज्योग्राफी पे, ठीक है? और पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे, फिजिकल ज्योग्राफी पे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ये जब पूरा लेक्चर ही उस पे होना है तो आपको समझ आ जाएगा।
उसके बाद पाकिस्तान बनने से पहले के हालात और मामलात, इस पे हमारे होंगे 3 लेक्चर। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पाकिस्तान की ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर्स किन कंट्री के साथ हैं, पाकिस्तान में रिवर्स, माउंटेन्स और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या-क्या हैं। दूसरा पार्ट आ जाता है पाकिस्तान बनने के जो महरक़ात हैं, जो स्टिमुलस है, जो हमारे लीडर्स हैं डिफरेंट गुज़रे, उनकी ज़िंदगी के मामलात, जैसा कि मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला मुसलमान जो डॉक्यूमेंटेड है मोहम्मद बिन कासिम, इससे पहले यहाँ पे हिंदू रहते थे। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुसलमान आया था, फिर मुसलमानों के आने की शुरुआत हो गई, हमारे डिफरेंट जो हैं वो वॉरियर्स यहाँ पे आए, महमूद गज़नवी आया, मोहम्मद गोरी आया, फिर वो सारा 1000 साला दौरे हुकूमत मुस्लिम बादशाहों का, वो सारा चला, वो सारे मामलात। फिर पाकिस्तान जब बन गया, कायद-ए-आज़म सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और जितने ये रहनुमा थे इनकी काविशों से, तो उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद हमने पाकिस्तान के साथ किया क्या? जो कुछ उसके साथ हमने किया उसको हम 3 लेक्चर्स में देख लेंगे। उसमें हम बेसिकली ये देख लेंगे कि मार्शल लॉज़ वग़ैरह यहाँ पे कब-कब लगे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कब-कब रही हैं, उनके दरमियान क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो वॉर्स हमारी हुई हैं इंडिया के साथ, उनकी डेट्स वग़ैरह, इस तरह से कुछ इंटरैक्शन हम आपस में करेंगे कि पाकिस्तान के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आते हैं, पेपर में हमारे वो कवर हो जाएँ। अब ये जो बेसिकली देखें, आप लोग जो मुझे जॉइन किए हुए हैं, ये बात कहने में इसमें कोई वो मज़ाक़ा नहीं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी एजुकेशन भी मेरे से ज़्यादा होगी, नॉलेज भी मेरे से ज़्यादा होगा, नो डाउट। अकेडमी का बेसिक मकसद क्या होता है? जो मैंने अभी पीछे आपको थोड़ी-सी डरावनी सी बातें की थी। अकेडमी का मेन मकसद होता ही इंटरैक्शन है। अकेडमी का मेन मकसद ये होता है कि कुछ आपको फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएँ और उन फाइलें तो पीडीएफ फाइलें तो हर ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, लेक्चर्स भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। एक बंदा जो चाहे तो वहाँ से भी तो पढ़ सकता है। अकेडमी का बेसिक मकसद होता है आपकी रूटीन को सेट करना, आपको एक पाथवे के ऊपर लेके चलना, आपको बताना, एक इंटरैक्शन होना, डिस्कशंस होना, आप टेस्ट देना आप लोगों का, एक आपकी रूटीन बनवाना स्टडी के लिए। मेन मकसद यही होता है जो मेरा काम होगा, ठीक है? बाकी मेन आपकी अपनी भी मेहनत होती है, कुछ जो है आउटपुट आप लोगों की तरफ से आएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है फिर अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर जी हम पाकिस्तान की कुछ बेसिक्स को देखेंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखेंगे। ज्योग्राफी क्या होती है? बेसिकली मैप को कह लें आप, या जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये पाकिस्तान का मैप एग्जैक्ट तो नहीं बना, जैसा भी बना, ये पाकिस्तान का मैप है। और इसके अंदर पॉलिटिकल से मुराद ये होगा कि हम ये देखें कि हमारे जो अपने नेबर्स हैं, उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं। हमारे इर्द-गिर्द जो डिफरेंट नेबर्स हैं, एक तो उनके साथ हम अपने बॉर्डर्स देख लें, उन बॉर्डर्स की लेंथ देख लें, उनके साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं, इन मामलात को देख लें। ये पॉलिटिकल में आ जाएगा और कल का लेक्चर हमारा होगा फिज़िकल पे। फिज़िकल में ये होगा कि हम देख लें पाकिस्तान में पहाड़ किस-किस जगह पे हैं, वो जो पहाड़ हैं, वो अपना उनमें सबसे बड़ा कौन-सा है, किस सूबे में कितने पहाड़ हैं, रिवर्स पाकिस्तान में कौन-कौन से हैं, ठीक है? रिवर्स पाकिस्तान में कौन-कौन से बह रहे हैं, किसकी लेंथ कितनी है, कितनी, ये सारे फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाएँगे ना। माउंटेन्स, रिवर्स, डेज़र्ट्स, कोई और इमारतें वगैरह, ये सारा कुछ आ जाएगा फिजिकल में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल से मुराद हमारे नेबर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान का मैप है और मैप के दरमियान कोई एनिमल स्टैंड है। इस एनिमल का क्या कोई नाम बता सकता है? जी, मारखोर। ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। मारखोर जो है, वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। और पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन-सा है?
चकोर, चकोर, वेरी गुड। और पाकिस्तान का स्टेट बर्ड कौन सा है? ये नेशनल की बात हो रही थी, पाकिस्तान का स्टेट बर्ड कौन सा है? ये नेशनल है। शहीन। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात, बट इंग्लिश में इसका मतलब फाल्कन मेरा ख्याल कुछ करके बनता है। ईगल बनता है इसका आंसर, या फाल्कन बनता है? ईगल बेहतर हो गया। अच्छा, पाकिस्तान ने अपना जो है वो न्यू मैप रिलीज किया है 4 अगस्त 2020 को। 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने एक अपना ऑफिशियल मैप विद इट्स करेक्ट बॉर्डर लेंथ, बॉर्डर लेंथ पहले, इससे पहले 2020, 4 अगस्त 2020 से पहले बॉर्डर लेंथ हमें कंफ्यूज बहुत करती थी। किसी सोर्स में पाक एमसीक्यूज पे कुछ लिखी होती थी, और आप चले जाए एमसीक्यू प्लेनेट पे, वहां आपको कुछ और मिलती थी, बुक्स में कुछ और मिलती थी, समझ नहीं आता था असल है क्या। जब से ये न्यू मैप रिलीज हुआ और इन्होंने हमें एग्जैक्ट लेंथ्स बता दी हैं बॉर्डर की, ठीक है। ये मैप रिलीज करने की वजह क्या बनी? रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये कब हुआ था, कोई डेट बता सकता है? इंडिया ने एक स्टेप किया था, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड एग्जैक्ट डेट पूछ रहा हूं मैं, 35A। 5 अगस्त 2019 कर लें इसको तो मेरा ख्याल है बेहतर है। 5 अगस्त 2019 कर लें यार, 2019 को। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने एक फैसला किया, और उस फैसले के तहत उन्होंने अपने आइन में कुछ आर्टिकल्स चेंज कर दिए। और वो आर्टिकल्स चेंज करने से जो कश्मीर का रीजन था, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। स्पेशल स्टेटस हासिल था कश्मीर को पहले इंडिया में भी, जैसे पाकिस्तान में भी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हासिल है। पाकिस्तान में जो है वो कितने प्रोविंसेस हैं? 4। और जो गिलगित बल्तिस्तान और हमारा कश्मीर है, आजाद जम्मू कश्मीर, इनको स्पेशल स्टेटस हासिल है। ये टेरिटरीज हैं, ये हमारा प्रोविंस नहीं है, ये टेरिटरीज हैं। यहाँ का जो निज़ाम है, चीफ जस्टिस है, वजीर आजम है, प्रेसिडेंट है, वो भी चेंज है। इनको हमने, ये हमारे ऑटोनोमस रीजन है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस रीजन्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। हम इनका इंतजामी निज़ाम देखते हैं, ये हमारे इंतजामी निज़ाम हम इनका देखते हैं, और उस हिसाब से हमारे साथ ये अटैच हैं। वैसे ये ऑटोनोमस रीजन्स है। सिमिलरली जो कश्मीर इंडिया के पास है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो रीजन भी ऑटोनोमस होता था। लेकिन इंडिया ने, और ये ऑटोनॉमी कैसे मिलती है, जहरी बात है, इसका आइन में कोई कानून होगा। इंडिया के आइन में वो कानून कहलाता था आर्टिकल 370 एंड 35A। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को इस आर्टिकल को रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया, और कश्मीर को और वहां पे लद्दाख एक है, उसको अपनी यूनियन टेरिटरीज बना के अपने मुल्क में जम कर लिया। कर्फ्यू लगा दिया वहां पे, जुल्म सितम शुरू हो गया। तो फिर हमने जो है, हमें बहुत गुस्सा आया इस बात का, गैरत में आके हमने 2-3 गाने बनाए, जा जा इंडिया तू कश्मीर से निकल जा, एक ये बनाया, एक दो सहर अली बग्गा के अच्छे किस्म के गाने रिलीज किए। फिर इंडिया 1 साल में बाज नहीं आया। फिर हमने क्या किया, इंडिया के वहां पे 6 लाख फौज होती है, उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया? ऐसे एक पॉलिटिकल मैप बना के, और इन रीजन्स को भी अपना शो करके, उनकी जो 6 लाख फौज है वो इस वक्त
हमारे अंडर है, ठीक है। तो हमने जी उनके जवाब में, जुम्मे को हम खड़े भी होते थे टांगों पे, ठीक है। सरकारी लोग भी, ये जो होते हैं दफातर में और जो है अपना स्कूलों वगैरह में भी, जुम्मे का आधा घंटा जुम्मे के बाद जो है आपने सड़क पे खड़ा हो जाना है, एक टांग उठा के धूप के अंदर एहतजाज करने के लिए। तो बड़ी हमने जो है ना बहादुरियां की। तो हमने जो है वो जी पॉलिटिकल मैप भी जारी कर दिया वेरी नेक्स्ट ईयर 4 अगस्त 2020 को। जो उन्होंने ये मामला किए थे वो किए थे 5 अगस्त 2019 में। खैर इससे ये हो गया कि हमारी ये लिए ये आसानी होगी, हमें ये पता चल गया कि हमारी बॉर्डर्स की लेंथ कितनी है, और कुछ नहीं पता भी चला तो ये हमारे लिए आसानी हो गई है। अब इस के अकॉर्डिंग बॉर्डर्स की लेंथ, पहले तो ये देखिए पाकिस्तान का अगर मैप है ना, तो इसके ईस्ट में जब भी हम मैप बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है, दाएं हाथ पे ईस्ट होता है, बाएं हाथ पे वेस्ट होता है। तो पाकिस्तान के ईस्ट में दाएं हाथ पे इंडिया है, पाकिस्तान के वेस्ट में बाएं हाथ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के वेस्ट साउथ में ईरान है, और हमारे मुल्क को एक तरफ सिर्फ पानी लगता है इस वाले हिस्से में, अरेबियन सी। साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी है, ठीक है जी। हमें कितनी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं बताइएगा। 4, 4, सारे 4 ही कह रहे हैं, चलें ठीक है, फिर 4 को मान लेते हैं। और एक तरफ हमें पानी लगता है अरेबियन सी। पानी जो हमें लगता है वो किन दो सूबों को लगता है? वेरी गुड, सिंध और बलूचिस्तान को, क्योंकि ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है, ये केपीके है, ये वाला हिस्सा गिलगत है, जीबी, ये वाला हिस्सा आजाद कश्मीर है। कल की आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी? आप लोगों ने पाकिस्तान का मैप ड्रा करना है, उसमें प्रोविंसेस का बताना है कि ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे केपीके है, यहाँ पे जीबी है, यहाँ पे आजाद कश्मीर है। उसके बाद आपने मुझे जो है वो मैप में बताना है, ड्राइंग जैसी मर्जी हो कोई मैटर नहीं करता, आपने मुझे ये कंसेप्ट पूरा करके देना है कि हमारे जो प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस और 2 टेरिटरीज, वो कहाँ कहाँ हैं। हमारे इस तरफ इंडिया है, ऊपर की तरफ चाइना है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, और इनकी लेंथ आपने मुझे बतानी है। अब लेंथ में आपको बता देता हूँ वैसे, जो अब की लेटेस्ट है और आपने यही याद करनी है, अगर किसी सोर्स से आपने पहले पुरानी याद की हुई है तो उनको आप अपने माइंड से अरेज कर दें। ये पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट है 2020। वो कहती है कि पाकिस्तान के और चाइना का बॉर्डर 599 किलोमीटर है। पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो 909। इसको आपने पॉइंट्स में नहीं याद रखना, जस्ट आपने याद रखना है चाइना के साथ 599 है, पाक ईरान बॉर्डर जो है 909 है, पाक इंडिया बॉर्डर जो है वो 2100 किलोमीटर है, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन हमारा जो अरेबियन सी है, जो बलूचिस्तान और सिंध को लग रहा है, उसकी लेंथ 1058 किलोमीटर है। और ये 2 एरियाज और हैं जो हमारे डिस्प्यूटेड रीजन के साथ, जो कश्मीर के साथ हमारे बॉर्डर हो रहे हैं,
वर्किंग बाउंड्री एंड एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। जो हमारी वर्किंग बाउंड्री है वो 202 किलोमीटर है, और जो हमारी सीज फायर लाइन है, एलओसी है, वो 861 किलोमीटर है। इसका मतलब कि हमारा सबसे छोटा बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, बताइएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए पाकिस्तान बॉर्डर्स स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? चाइना। राइट आंसर इज चाइना। ये भी डेफिनेटली आपको याद नहीं होंगी ना, अभी आपने ये याद हो जाएंगी, एक दफा रिपीट हुई हैं। मैं आपको ये स्लाइड्स पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इन चीजों को याद भी कर लेंगे। अच्छा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ है हमारा? इंडिया के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ है। राइट। हमारा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ है। किसी जमाने में ये मसला था, किसी वेबसाइट पे मिलता था अफगानिस्तान और किसी पे मिलता था इंडिया। क्यों? 2100 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर, 861 किलोमीटर एलओसी जो कश्मीर के दरमियान हमारी लाइन है, और 202 किलोमीटर वर्किंग बाउंड्री। 3163 बन जाता था ये वर्किंग बाउंड्री हमारी सियालकोट सेक्टर पे, इंडिया कश्मीर के साथ। ये हमारे कश्मीर के साथ बॉर्डर है, वर्किंग बाउंड्री और एलओसी। ये मैं आपको अभी इसको समझाऊंगा भी सारा। मेन यही समझने वाली, बाकी तो आसान आसान आज की चीजें हैं बॉर्डर्स की। मेन समझने वाली यही चीज है आज के लेक्चर में। तो अब डेफिनेटली जब क्लियर कर दिया पाकिस्तान सर्वे रिपोर्ट ने कि ये हमारे कश्मीर के साथ बॉर्डर है, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है एक, तो हमें पता चल गया कि लार्जेस्ट बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ ही है। ये जो नक्शा जब शाया हुआ, इसमें हमने खुद लिखा है, दिस इज डिस्प्यूटेड रीजन विच विल बी, मैं उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग ये तो नहीं है, कि यूएन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस के बाद ये डिसाइड होगा कि ये रीजन किसका है, और इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। आपको ये बताता चलूं, मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी डिस्प्यूटेड रीजन में आता है। हमने ये 1948 की जंग में इंडिया से आजाद करवाया था, लेकिन अब हमें लगता ये है कि सिर्फ कश्मीर, ये सारा रीजन ऐसे करके एक नक्शा बन जाता है कश्मीर का। मैं आपको कश्मीर इशू पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा, जिसमें ये गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है, यहाँ पे आजाद कश्मीर आ जाता है, और बाकी फिर इंडिया के पास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाता है। कुछ एरिया चाइना के पास है, ऊपर वाला वो चाइना है। ये जो इस तरह मैंने ये ड्रा किया है, ये कश्मीर का नक्शा है। ठीक है, तो इसमें से जितना हिस्सा हमारे पास है कश्मीर का, हमने उसको खुद डिस्प्यूटेड रीजन करार देके ये वाला जो हमारा बॉर्डर है इसको खुला छोड़ दिया है, कि ये अभी डिसाइड होना है कि यहाँ की क्या लेंथ होगी या इसका क्या डिसाइड होगा। ठीक है जी। लेंथ से आ गई, ये आपको स्लाइड दूंगा तो ये आप याद कर लेंगे। ये थोड़ी सी डिटेल भी, अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर है। किस जगह पे है? नॉर्थ वेस्ट में। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है उसका नाम है ड्यूरंड लाइन। ये 1893 में सर मॉर्टिमर ड्यूरंड, एक ब्रिटिश था, सर मॉर्टिमर ड्यूरंड, उसने ड्रा की थी। तो उसके नाम पे इस लाइन को, जो के पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लाइन है,
ये वाला बॉर्डर जो है इसको ड्यूरन लाइन बोला जाता है। और यहाँ मैं कुछ आपको तल्लुकात भी बताता जाऊं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान वो मुल्क था या है जिसने जिस मुल्क ने पाकिस्तान को मानने से इनकार किया, वो पहला कंट्री वो अफगानिस्तान था। क्यों? अफगानिस्तान इस ड्यूरन लाइन को नहीं मानता। अब पाकिस्तान का भी इसमें कसूर नहीं है। ये ऊपर स्टेटमेंट देखिए 1893 में सर मोर्टिमर ड्यूरन ने खींची थी ये, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था। और खींची किसके साथ मिलके थी? अमीर ऑफ अफगानिस्तान के साथ मिलके। पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान को ब्रिटिश ने बताया कि तुम्हारा इस तरह से रकबा है, बट जो यहाँ के अफगानिस्तान के लोग हैं यहाँ के, वो एथनिकली सेम है इधर। ऐसे ये जो सेम रिलेटिव्स रहते हैं, आप समझ लें, पश्तून लोग, पख्तून लोग, पठान लोग जो हैं, वो ऑलमोस्ट उनका कल्चर सेम है। पश्तून वाली एक वो कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करते हैं। तो वो इस लाइन को इन्होंने मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को इसलिए नहीं मानते कि ये लाइन जो है वो हमारे लिए मसला मसाइल है। अब जो रिलेशन की अगर बात कर लें, अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट क्रिएट हुई। तालिबान के साथ हमारे पसे पर्दा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमने उनको सपोर्ट भी किया है, उनको मारा भी है, उनको सपोर्ट भी किया है, दोनों तरीकों से ही काम किया है। वो हमें कोई बहुत अच्छा नहीं समझते अफगानिस्तान वाले, क्योंकि तालिबान बनाए खुद जो है जियाउल हक ने। हमने फिर अमेरिका के कहने पे जब वार ऑन टेरर का काम स्टार्ट हुआ, उनको मारा भी, पसे पर्दा उनको सपोर्ट भी करते रहे। उनको जो वहां से डिस्प्लेस पीपल आए थे उनको जगह भी प्रोवाइड की। मतलब दोनों तरफ खेले हम विकेट के। तो वो हमें थोड़ा सा समझते हैं कि हम हाइपोक्रेटिक लोग हैं। तो तालिबान की गवर्नमेंट बनी, जो अब गवर्नमेंट बनी उसको पसे पर्दा हमारी एजेंसीज ने, हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हमारी फौज ने उसको सपोर्ट किया है। और जो है अब कुछ तल्लुकात हमारे अफगानिस्तान के साथ बेहतर हैं। ये ड्राइंग का शौकीन कौन आ गया है? अच्छा, सेकंड कंट्री आ गई इंडिया। इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर 2100 किलोमीटर, हमारे ये ईस्ट में वाकया है। इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है 2100 किलोमीटर का इंडिया के साथ, उसको रेड क्लिफ माना जाता है। और ये सर रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को ये ड्रॉ किया था, नक्शा बता दिया था कि ये हिस्से पाकिस्तान में आएंगे और ये हिस्से इंडिया में जाएंगे। अब वो चूंकि उसका नाम था रेड क्लिफ, तो उसके नाम पे इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। इंडिया के साथ तल्लुकात हमारे अजली दुश्मन, 1948 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, 1971 की इनडायरेक्टली जंग हुई, 1999 की जंग हुई। 4 जंगें जो हैं फुल फ्लेज हम लड़ चुके हैं। ठीक है, हमारे आपस में तल्लुकात जो हैं वो बहुत ज्यादा कशीद हैं, टेंस तल्लुकात हैं। फिर उसके बाद अभी जो आपको बताया कि इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, वो जो सारा शोर कर्फ्यू लगा दिया कश्मीर में, तो उसकी वजह से मामला तजारत और ज्यादा हमारी क्लोज हो गई। और अब तक जो है वो बड़े जो है हमारे तल्लुकात जो हैं वो एक सर्द मैरी में चले जा चुके हैं। उसके बाद आ जाता है ईरान। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर 909 किलोमीटर का है। ये वाला जो रीजन है हमारा वो ईरान को टच होता है, पाकिस्तान का। ठीक है, वेस्ट के अंदर है पाकिस्तान ईरान बैरियर। ये 1958 से 59 में इसकी हदूद प्रॉपरली डिसाइड हुई। ईरान के साथ जो हमारे बॉर्डर की है वो प्रॉपरली, जो ये दौर था अयूब खान का, उसके अंदर डिसाइड हुआ बैरियर। अभी भी काफी हद तक पोरस बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है। ईरान के साथ तल्लुकात हमारे ठीक हैं, ऑल दो ईरान इज ए शिया कंट्री। और पाकिस्तान स्टेट लेवल पे जो है वो सुन्नी गवर्नमेंट है। तो सुन्नी और शिया का फसाद ही है पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान। जो मुसलमानों में मेन डिवाइड है वो यही है। सऊदी अरब की लड़ाई है ईरान के साथ,
इसी बात के ऊपर है। ठीक है, सीरिया के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, शिया सुन्नी, उनकी आपस में लड़ाई है। यमन में इसी बात पे आपस में लड़ाई है। लीबिया में, लेबनान में, मतलब हमें जो डिवाइडेड रखा गया है वो इसी बात पे रखा हुआ है, शिया सुन्नी फसादात की बेस पे। बट आल्दो ईरान इज ए शिया कंट्री, बट हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक है। जैसे जो सऊदीया है और ईरान है, उनकी तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई है ना, सऊदी अरब और ईरान की, इस्लामिक मेन पावर्स में आते हैं, तो और आपस में इनकी लड़ाई है। पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक है। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का इशू है, हमारे स्मगलिंग वगैरह यहाँ होती है, ऑयल वगैरह की स्मगलिंग होती है, मेडिसिन की स्मगलिंग होती है, मंशियात की स्मगलिंग होती है, और बाकी स्टेट लेवल पे हमारे ताल्लुकात ठीक ही हैं। उसके बाद आ जाता है जी चाइना। पाक चाइना भाई भाई, इनके साथ ताल्लुकात बहुत जबरदस्त है हमारे। 599 किलोमीटर का इनके साथ बॉर्डर है, ऊपर की जानिब नॉर्थ में है। इनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1963 में। तब हमारे जो हैं वो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर होते थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, और जो चाइना के थे फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम था चेन जी। चेन जी, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो इनके दरमियान जी मुआहिदा हो गया था बॉर्डर का, 1963 में हुआ था बकायदा मुआहिदा। और इस मुआहिदे में हमने कश्मीर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन 3 न्यूक्लियर पावर। कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट नहीं है सिर्फ, अगर एमसीक्यू में भी ये आता है तो कश्मीर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन 3 न्यूक्लियर पावर। तीनों ही न्यूक्लियर है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। कश्मीर का 17% हिस्सा चाइना के पास भी है। ठीक है, अक्साई चीन वगैरह का एरिया जो है, और वो एरिया हमने 1963 में इंडिया के साथ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था, और फिर हमारा प्रॉपर जो बॉर्डर्स हैं उनका हो गया, और चाइना के साथ हमारी इसीलिए इस मामले पे लड़ाई भी कोई नहीं है। हमने ये 1963 में इस मामले को सेटल डाउन कर लिया हुआ है। बट आपको पता है चाइना और इंडिया की आपस में लड़ाई है। वो लद्दाख में चाइनीज ने मार मार जो है चपेड़े मार मार, असला भी नहीं था, इनका सही भुरकस निकाला था। वो मीडिया न्यूज पे भी आता रहा था। छोटे छोटे हैं लेकिन देखें कितने तेज हैं। तो हमारा जो बकायदा इनके साथ मुआहिदा हुआ वो 1963 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, पाक चाइना एग्रीमेंट जो है बॉर्डर का कब हुआ था, 1963 में। फिर हमारा बॉर्डर है अरेबियन सी, जो बैरियर अरब है, 1058 किलोमीटर साउथ में है, और इसको कोस्ट लाइन भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम। ये तो 1947 में जब मुल्क बना, जितनी कोस्ट लाइन थी वो आज भी उतनी की है। 2-3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर का फर्क पड़ गया होगा, तो पड़ गया होगा, वो कुछ जजीरे वगैरह हैं उनके मामलात हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, ये ऑलमोस्ट मंगोल ही है, चाइना वाले जो है ना। चाइना मंगोल वैसे बिल्कुल चाइना के ऊपर जो कंट्री है उसका नाम है मंगोलिया, और उसके ऊपर रशिया है। सबसे ऊपर रशिया, नीचे मंगोलिया, उससे नीचे चाइना, तो ऑलमोस्ट ये मिले जुने मंगोल लोग ही हैं। इनका जिक्र भी है कि मंगोल साथ देंगे, वो जो एक आखिरी बार होनी है मुसलमानों की, तो उसमें मंगोलों ने साथ देना है मुसलमानों का, तो उस हिसाब से। तो अब देखिएगा टोटल क्या हिसाब किताब बना। लैंड बॉर्डर अगर लगा लें 4 कंट्रीज का, तो वो 6219 किलोमीटर है। अब देखें एमसीक्यू में बेसिकली आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक होती है कि आप चीजों को कितना प्रिसाइजली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसका जवाब निकालते हैं। अब अगर वो पूछता है लैंड बॉर्डर विद 4 कंट्रीज, तो वो 6219 है 4 कंट्री के साथ। अगर उसमें अरेबियन सी भी शामिल कर लें तो 7277 किलोमीटर है, और उसमें डिस्प्यूटेड बॉर्डर भी शामिल कर लें तो 8340 किलोमीटर है। टोटल लेंथ इन द एंड पाकिस्तान के बॉर्डर्स की 8340 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग हमारा अरेबियन सी, एलओसी, वर्किंग बाउंड्री, ये सारा कुछ मिल मिला के हमारी टोटल पाकिस्तान की बॉर्डर लेंथ 8340 बन जाती है।
अब सारे बॉर्डर बता दिए। एक थोड़ी सी मुश्किल चीज है जो समझने वाली है, इंटरेस्टिंग भी है, उसको आप लोगों ने समझना है यहाँ पे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन माना कहा जाता है। इसकी लेंथ क्या है बताइए, इंडिया के साथ हमारी कितनी लेंथ है बॉर्डर की? गुड, 2100 किलोमीटर, जो अब डिसाइडेड है कि इतनी ही है ये। ये वो लाइन है इंटरनेशनल जो सर रेड क्लिफ खींच गए और उन्हीं के नाम से ये लाइन बन गई रेड। कुछ एरिया है जिसको हम कहते हैं कश्मीर, वो एरिया कश्मीर का कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। ये ये मैंने कश्मीर का नक्शा सा भी जो बनाया था, ये वाला। अब हमारे कुछ बॉर्डर जो हैं वो कश्मीर के साथ लगते हैं। उनमें से एक बॉर्डर कहलाता है वर्किंग बाउंड्री और एक बॉर्डर कहलाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। इन दो बॉर्डर्स को अब आपने समझना है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? जो पाकिस्तानी कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है, जो कश्मीर हमारे पास है और जो कश्मीर इंडिया के पास है। अब वो तो कश्मीर है ना, इसलिए उसको हम अलहदा बॉर्डर कंसीडर करते हैं, वो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर नहीं है। वो हमारे आजाद जम्मू कश्मीर और इंडिया का जिस कश्मीर पे राज है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके दरमियान जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किस सन में बनी बताइएगा? एलओसी कब बनी, किसी को पता है? जल्दी जल्दी गूगल बाबा से देख लें, जिसको पता होता वो अब तक बता चुका होता। 1972 में। उससे पहले इस लाइन का नाम सीज फायर लाइन था। क्यों था, क्या था? बड़े लंबे मुहरकात हैं, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सर्दियों की रातें आई है ना, वो वापस आना मुश्किल हो जाए। तो बस इतना याद रखें, जब न्यू न्यू हमने कश्मीर आजाद करवाया तो जो यूनाइटेड नेशन ने इस लाइन का नाम रखा था वो सीज फायर लाइन रखा था। सीज फायर लाइन का मतलब कि यहाँ पे जो है लड़ाई रोक दो, सीज फायर, फायर रोक दो, फायर रोकने वाली लाइन। फिर 1971 में जब हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया और अलहदा मुल्क बन गया, बांग्लादेश हमारा हिस्सा होता था, तो हमारे कुछ फौजी भी चले गए थे इंडिया के कब्जे में, सिर्फ 93,000 फौजी थे। तो फिर हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ा था इंडिया के साथ, उसमें कुछ शराइत हमें इंडिया की माननी पड़ी थी उन फौजियों को आजाद कराने के लिए। उन फौजियों को आजाद कराने के लिए जब की, तो फिर दोबारा से इस बॉर्डर का नाम चेंज कर दिया गया 1972 में, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया। अब इस लाइन का नाम लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। ठीक है, इस बॉर्डर की समझ आ गई जो हम दोनों कश्मीर के दरमियान है। अब एक मसला और है, एक बॉर्डर और है जिसका नाम है वर्किंग बाउंड्री। हमारे पंजाब का इलाका है एक सियालकोट। सियालकोट और इंडियन कश्मीर के दरमियान, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं। अब यहां मसला ये आ गया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर है, एलओसी, वो दोनों कश्मीरों के दरमियान है। लेकिन हमारे जो आजाद हिस्सा है, सियालकोट आजाद रीजन है, उसका भी एक हिस्सा इंडिया के कश्मीर को टच होता है।
अब उसको जहरी बात है कोई और नाम देना होगा। वो हमारा जो सियालकोट रीजन है वो ना डायरेक्टली इंडिया को अटैच हो रहा है कि हम उसको कह दें रेड क्लिफ लाइन है, ना वो खुद कश्मीर का हिस्सा है कि हम उसको एलओसी कह दें। वो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अटैच होता है जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके साथ, और चूंकि वहां पे वर्किंग हम अपनी कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है, तो उसको फिर वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। ये सिर्फ 202 किलोमीटर का एरिया है। सियालकोट और इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब का एरिया है, एक शहर है सियालकोट, और उसका कुछ हिस्सा इंडिया की तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को लगता है, तो उस एरिया को जो है बोला जाता है वर्किंग बाउंड्री। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, तो इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर की सिर्फ रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूं ताकि आप इसको दोबारा से सुन लें। जो मैंने आप लोगों को शराइतो ज़वाबित बताए कुछ स्टार्ट में कि किस तरह से आपने असाइनमेंट्स बनानी है, कैसे लेक्चर लेने हैं, किस तरह से काम करना है, वो आपकी समझ में आ जाए। और ये वाले पॉइंट अगर कुछ नहीं समझ में आए, क्योंकि मैप है, ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर कम ज्योग्राफी रिलेटेड ज्यादा बन जाता है, सीधी सीधी बातें नहीं है, समझने वाली बातें हैं, तो वो आप दोबारा से भी सुन के इनको समझ सकते हैं। कल के असाइनमेंट मैं ग्रुप के अंदर दोबारा लगा दूंगा। आपने मैप बनाना है कागज पे, उसके ऊपर पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस और टेरिटरीज दोनों शो करनी है। पाकिस्तान के जो चार कंट्री जो पाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं उनके नाम लिखने हैं, उनके नीचे उनकी लेंथ लिखनी है। और एलओसी का दोबारा बता दूं, एलओसी का जी दोबारा बता देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान, ये जो रीजन है ये कश्मीर रीजन है। ये देखे ना, ये सिंध है, ये बलोचिस्तान है, ये पंजाब है, ये केपीके है। पाकिस्तान के चार सूबे ये हैं। जो ऊपर वाला एरिया है वो कश्मीर कहलाता है। उस कश्मीर में से कुछ हिस्सा हमारे पास है और कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास कौन सा हिस्सा है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और ये वाला हिस्सा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, आजाद कश्मीर। अब कश्मीर का कुछ रीजन हमारे पास है, कुछ हिस्सा, इसको ब्लू कर देते हैं, इंडिया के पास है। हमारे कश्मीर और इंडिया के कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो ग्रीन हिस्सा मैंने किया हुआ है ये कश्मीर का वो रीजन है जो पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। और जो नीला हिस्सा का किया हुआ है ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो इंडिया के पास है। अब पाकिस्तानी कश्मीर और इंडिया के कश्मीर के दरमियान जो लाइन है इंटरनेशनली इनकी जंग रोकने के लिए, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। पहले इसी लाइन का नाम सीज फायर लाइन था, जब स्टार्ट में ये यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी कि यहीं पे जंग रोक दो 1948-49 में। बाद में फिर कुछ हमने बाइलैटरल अपने मामलात को तय किया, और 1972 में दोबारा से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। उस शिमला एग्रीमेंट में हमने इस लाइन का नाम सीज फायर से चेंज करके कश्मीर के दरमियान जो हमारे बॉर्डर पे लाइन है उसको एलओसी कहना शुरू कर दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सियाचिन ग्लेशियर का, सियाचिन ग्लेशियर एक पार्ट है जो कि इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, और वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर का रीजन है, और वो पहाड़ी इलाका है, सुनसान इलाका है, लेकिन किसी ना किसी मुल्क ने तो उसके ऊपर गवर्नमेंट करनी थी। तो हमारी इंडिया के साथ इस चीज के ऊपर एक जंग भी हुई थी, सियाचिन की जंग, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा रीजन वो जो है कंट्रोल में इंडिया के है।
ये कश्मीर का ही एक डिस्प्यूटेड रीजन है, सियाचिन ग्लेशियर। यूएनएससी का मैंने ये बताया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी किया, उसमें यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो कश्मीर का सारा फैसला है इस रीजन का, वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंडर होगा। यूनाइटेड नेशंस ने 1948-49 में, 1951 में और डिफरेंट सालों में कश्मीर के ऊपर कुछ अपनी रिपोर्ट्स दी हैं कि कश्मीर के लोगों को राय शुमारी की इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्तान भी यही कहता है कि कश्मीर के लोग राय शुमारी करें, और अगर वो एक अलहदा मुल्क लेना चाहते हैं तो वो एक अलहदा मुल्क बना लें। और कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं, वो एक अलहदा मुल्क ही चाहते हैं। वो भी दे आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान। वो अब पाकिस्तान को ज्वाइन करने के बहुत ज्यादा हक में भी नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो रीजन मैंने आपको कश्मीर का एक नक्शा दिखाया था, ये एक अलहदा मुल्क बन जाए। बट ऐसा होना मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया है जो अपना कश्मीर है, और डेफिनेटली आने वाले वक्त में हम भी अपने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने अंदर जम कर लेंगे। यही आखिरी हल बचता था और यही इस लड़ाई का हल था। ठीक है, ये डिफरेंट रिपोर्टों में मुशर्रफ ने भी यही प्लान दिया था, इसको चनाब फार्मूला कहते हैं। मुशर्रफ ने ये प्लान दिया था कि जो कश्मीर का रीजन इंडिया के पास है, इंडिया अपने में जम कर ले, हम अपने अंदर जम कर लें, दरमियान में दरिया आता है, उसके मुताबिक बॉर्डर की डिमार्केशन कर लें। और वही अल्टीमेटली उन्होंने तो अपना स्टेप ले लिया है, हमने उस पर गाने शाने सब कुछ कर लिया है, कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमें भी यही करना पड़ेगा कि जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है, उसको भी हम दो अपने सूबे बना दें या जम कर दें। तो ये, लेकिन हम इंटरनेशनली यही स्टांस लेते हैं कि नहीं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इंडिया का कश्मीर, इस सारे एरिया में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने जो इंटरनेशनल एक इदारा है, जो रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं कि यहाँ पे राय शुमारी हो, और जो कश्मीरी कहते हैं उस तरह से मुल्क बनाया जाए। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ जाएं, अगर वो कहते हैं इंडिया के साथ जाना है तो इंडिया के साथ, और अगर वो चाहे आज़ाद रहना है तो आज़ाद रहा जाए। तो हमने जो न्यू नक्शा बनाया है उसमें ये लिखा है यहाँ पे, न्यू नक्शे का मेरे पास शायद पीडीएफ भी हो, जो आप जूम करेंगे तो वो पढ़ भी लेंगे। यहाँ पे तो मतलब स्लाइडों में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वरना नेट से भी डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। उसकी जरा साइज थोड़ा सा मेरा ख्याल बड़ा है, 2-3 MB का होगा, तो वो आप देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बल्तिस्तान में ही है सियाचिन ग्लेशियर। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर ही है ना वो भी बेसिकली। हमारे नॉलेज में हमें शायद कुछ को आपको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जीबी को हम अलहदा ही एक मानते हैं, बट दैट इज आल्सो ए डिस्प्यूटेड रीजन। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। आपकी एक दफा अटेंडेंस मजीद मैं ले लूं। जी, गुड, हो गया, क्लियर हो गया। चलें, ठीक हो गया जी, फिर लेक्चर को एंड करते हैं अगर आप लोगों का क्लियर है। अल्लाह हाफिज जी।